आपके पास मैं सुनील सिन्हा साहब आना चाहती हूँ, क्योंकि आप सीनियर डायरेक्टर हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के। हालिया दिनों में अगर हम देखें तो यूके देख लीजिए, आप यूरोप के कई मुल्क देख लीजिए, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से तबाह होती हुई सबकी नजरों के सामने दिख रही हैं। भारत ने लेकिन तटस्थता के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभाले रखा है कोविड के बाद भी। इन परिस्थितियों में भी भारत की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आप चाइना की हालत देख लीजिए, बैंकों की वहां पर हालत देख लीजिए क्या हो गई है, रियल एस्टेट सेक्टर की देख लीजिए। ये भी एक जिसको पीएम हमेशा कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि G20 की उत्पत्ति कहां से हुई। ये जो 1997 में ईस्ट एशियन क्राइसिस के बाद एक जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में माहौल उत्पन्न हुआ, तो ये हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो रियल सेक्टर तो उस तरह से इंटीग्रेट नहीं हो सका, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेट हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगर कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। तो उत्पत्ति वहां से हुई और एसेंशियली ये एक फोरम था जो सेंट्रल बैंकर्स हैं या जो फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं उनका फोरम था। फिर आया 2008 का क्राइसिस, उसके बाद जो है ये जो करंट स्वरूप हम देख रहे हैं वो 2008 के बाद ये हुआ कि नहीं, अब इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनको भी जोड़ा जाए। तो इसके बाद इस तरीके से जिस स्वरूप में हम G20 को देख रहे हैं वो आज ये है। मुद्दा ये है कि ये सारे ग्रुपिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर या फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर बनते हैं, बट इवेंचुअली ये देखा जाता है कि उन सबके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, तो उनमें तमाम नए मुद्दे जुड़ जाते हैं, तमाम नए लोग जुड़ जाते हैं और उसका जो ओवरऑल स्कोप है वो इतना वाइड हो जाता है कि अल्टीमेटली एक समय ऐसा भी आता है कि उसमें आपका फोकस कहीं नहीं रहता है। अब इस G20 समिट को अगर हम देखें तो इसमें कोर जो समिट है वो होने जा रहा है, उसके अलावा तमाम और बहुत सारे छोटे छोटे हुए हैं। अल्टीमेटली जब आप इसको कंक्लूड करेंगे जी, तो आप एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन करना चाहेंगे। वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस्ड होगा, इसके बारे में अभी भी कोई खास क्लैरिटी नहीं है। तो जहाँ तक G20 की अध्यक्षता करने का सवाल है, डेफिनेटली ये अपने आप में एक ऑनर है भारत के लिए, और भारत जो है इससे अपनी एक छवि जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखेगा, जो कि उसको आने वाले समय में काफ़ी मददगार भी साबित होगा, क्योंकि आपकी एक इमेज है, आपने एक ब्रांड इक्विटी एस्टेब्लिश की है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे लोग जो कि अदरवाइज आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं वो जान पाएंगे। परंतु असली मुद्दा जो है वो ये है कि इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एडवांटेजियस हो सके। तो उसमें मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं नजर आती। चलिए ठीक है, आप इसका जवाब देना चाहते हैं जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास विनोद जी। इसका जवाब नहीं, बट मैं एक टिप्पणी करना चाहता था, और वो ये है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का कद बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी कूटनीति जो है वो सक्रिय हो रही है, ज़रूरी है साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पे, सरहदों पे हम अपनी जो नज़र है और पैनी करें। क्योंकि जब भी चीन के साथ ये डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पे हलचल हुई है, आपने देखा होगा LAC पर उसके जो परिणाम हैं वो विपरीत हुए हैं। तो सतर्कता की ज़रूरत है कि जब जैसे जैसे हमारा कद बढ़ रहा है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जो संबंधित चुनौतियां हैं वो और भी घनिष्ठ, और बहुत सारी वजह हो सकती है इसकी। एक तो जो शी जिनपिंग का अपने देश के अंदर ही हाल है, वो चाहेंगे इधर उधर कुछ किया जाए जिसकी वजह से थोड़ा उनको डिफ्लेक्शन के लिए एक पॉइंट मिले। दूसरा, भारत के बढ़ते कद से वैसे ही अंदर अंदर परेशान है। श्रीनगर में G20 का हमने आयोजन किया, वो अलग पेट का दर्द बना हुआ है। मैं विनोद जी आपके पास अब आना चाहती हूँ। 2023 खास होगा भारत के लिए, खास है भारत के लिए, ऋषि सुनाक भी कह रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इंडिया ने जिस तरह से अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों के बीच आगे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात, ये सब एक पहल इसके कि हम विकसित देशों के साथ भी कंधे में कंधा मिलाकर
भविष्य के लिए लिखे पूरी कहानी, लेकिन हम विकासशील देशों की भी आवाज में, हम उन तक भी वैक्सीन पहुंचाते हैं कोविड में। हम चाहते हैं कि उनकी आवाजों को भी ऐसे बड़े ग्रुपिंग्स में शामिल किया जाए। विनोद जी। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है उन देशों का प्रतिनिधित्व करने का ऐसे मंच पर जिनकी मौजूदगी G20 जैसे मंच पर नहीं है। अफ्रीकन देशों की बात हो या प्रधानमंत्री मोदी जी अभी एशियान जा रहे हैं। एशियान में इंडोनेशिया का रिप्रेजेंटेशन, बाकी ज्यादा कंट्रीज का G20 में रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो उन सारी कंट्रीज की बात इतने बड़े फोरम पर भारत कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आपने सेलिब्रेशन से रिलेटेड बोली थी, और विदेश में भारत के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं G20 को लेकर, वो भी वाजिब है। और उसका मैं यहाँ पर अमेरिका में बैठ के एक बात आपको बोलना चाहूंगा। जैसे जब मोदी जी अमेरिका में आते हैं, भारत में जितनी चर्चा होती है उतनी ही चर्चा यहाँ पर, जब यहाँ से बाइडेन गए हैं और ऋषि सुनक गए हैं और सारे राष्ट्राध्यक्ष जब इंडिया पहुंचे हैं, तो हर उस देश में चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भारत गए हैं। और भारत के लिए मौका है अपना जो सॉफ्ट पावर और अपने जो भी उन्होंने मतलब प्रोग्रेस की है उसको शोकेस करने का। और माध्यम इस बार विदेशी मीडिया है। यहाँ पर आपको माध्यम नहीं बनना, विदेशी मीडिया कवरेज दे रहा है आपको, और यहाँ पर उस सारी बातों की चर्चा हो रही है। मैं G20 पे वापस आना चाहूंगा। एक तो मुद्दे ऐसे हैं G20 के जिस पर मुझे लगता है भारत को फोकस करना चाहिए, और सिन्हा जी ने G20 की थोड़ी हिस्ट्री भी बताई है। उस हिस्ट्री से मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा। G20 को कई बार कहा जाता है, जो क्रिटिक्स होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें गैस ज्यादा है, सॉलिड कम है। क्योंकि जैसे 2021 में जो एग्रीमेंट हुए थे कार्बन न्यूट्रल जी। को लेकर, उसमें कहा गया था कि कोल में फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी जो भी G20 की नेशन है। बट कोयले में और कोयले से जनरेटेड पावर जो है उसमें 20% या 10% के आसपास का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। तो ये जो एग्रीमेंट G20 में होते हैं, ये अ, ऐसे एग्रीमेंट नहीं है जो आपके WTO में होते हैं, या फिर जो जी जी। तो कोई पेनाल्टी आपको देनी पड़े। तो भारत के पास ये मौका है कि ये लॉन्ग टर्म बात करें, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे यूक्रेन रशिया वॉर या ये डिरेल कर सकते हैं, पर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करना है। हो सकता है कोई डिक्लेरेशन साइन ना हो, पर भारत एक लीड ले सकता है अपनी अध्यक्षता में इस G20 के अंदर, और ये बात कहे कि चलिए G20 को रिस्ट्रक्चर करते हैं। G20 में ऐसी बातें जोड़ते हैं जो फाइनेंस के रिलेटेड जो फोरम बना हुआ है, कि जो हम बातें करें उसको हम इम्प्लीमेंट भी करें। तो आ, ये मौका है। जी बिल्कुल। मैं एक और चीज जल्दी से जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि रिश्तों में जो गर्माहट की बात है G20 के माध्यम से भारत, तो मैं एक एग्जांपल से एक्चुअली बताना चाहूंगा कि रिश्तों में गर्मा यहाँ जो पश्चिमी देश में ठंड बहुत पड़ती है, और रिश्तों में जो गर्माहट की बात है ये बड़ी सही है। और क्या है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं दुनिया भर में जो सुलझा लिए जाते हैं अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। G20 में बिल्कुल। अगर आप ध्यान देंगे तो अर्जेंटीना भी एक मेंबर है। अर्जेंटीना लार्जेस्ट 20 इकोनॉमी नहीं है। जब G20 बना था तब भी अर्जेंटीना लार्जेस्ट 20 इकोनॉमी में नहीं था, पर अर्जेंटीना बिल्कुल। कैसे है G20 का पार्ट। ये रिश्तों की गर्माहट तो बड़ा सही एग्जाम्पल है।